2 साल 11 महीने 18 दिन। जी दोस्तों, आपने सही सुना, इतना ही समय लगा था देश के संविधान को तैयार होने में। तो मैं आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाने वाला हूं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और इन कहानियों के थ्रू ही मैं आपको समझाने वाला हूं ये पूरा चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं साल 1946 से। तो उस वक्त तक लगभग तय हो चुका था कि हमारा देश आज़ाद होने वाला है, लेकिन जो देश के लीडर्स थे उनको एक चिंता थी कि अगर देश के पास में एक रूल बुक नहीं हुई कि किस तरीके से देश को चलाया जाएगा, तो ये देश फिर से बिखर जाएगा, ये देश फिर से टुकड़ों में बढ़ जाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरत थी एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक रूल बुक की, जिससे पूरे देश को चलाया जा सके। तो 9 दिसंबर 1946 वो पहला दिन था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो चीज़ थी जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको संविधान बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। इसमें इंडिया के भी मेंबर्स थे और वो मेंबर्स भी थे जिनकी डिमांड थी कि हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो 389 मेंबर्स टोटल थे, पर इनमें से पार्टिसिपेट किया 207 मेंबर्स ने। और याद रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन पे जिम्मेदारी थी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, और उन्होंने बखूबी ये रोल निभाया, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन छोटा टाइम नहीं होता। और मैं दोस्तों आपको ये बात भी बता दूं कि हमारे देश का जो संविधान है वो पूरे दुनिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इन फैक्ट्स के साथ में हमारे पहले लेसन की। समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है। The textbook of political science till now have helped us to take an overview of local government, the values and the philosophy of Indian Constitution, as also the governing structures created by Constitution and India's place in international relations. The Indian Constitution has declared its objective to establish a secular democratic republic. तो Indian Constitution का objective क्या है दोस्तों? एक secular देश बनाना। ठीक है, देखते हैं हम लोग ये words का meaning। secular मतलब कि हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, और हमारा देश किसी भी दो रिलीजन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता किसी भी बेसिस पे, ना रिलीजन पे, ना कास्ट पे, ना रेस पे, किसी भी ढंग से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम टॉलरेट नहीं करते, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए कि इंडिया की डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप देखते होंगे लोकसभा, आप देखते होंगे विधानसभा, जो चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप उनको देखते होंगे। तो इनको इलेक्ट कौन करता है? हम ही करते हैं। सही बात है, जो भी 18 ईयर्स के ऊपर हमारे देश के लोग हैं वो सारे लोग इलेक्ट करते हैं। और किस तरीके से इलेक्ट करते हैं? हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं हर 5 साल में एक बार। आपने देखा होगा पिछले साल ही हमारे जो स्टेट में, महाराष्ट्र में मई मंथ में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे वोटिंग करने गए थे लोकसभा में चुनने के लिए, दिल्ली में जो बैठते हैं पार्लियामेंट में। फिर आपने देखा होगा नवंबर मंथ में महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ 2024 में, तो उसमें भी नवंबर मंथ में वोटिंग करने के लिए गए जितने भी 18+ लोग हैं, तो उससे असेंबली में गवर्नमेंट आई। तो दिस इज डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट हमारी है और हमारे लिए काम करती है, हम ही उसको चुन के जो है पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजते हैं। इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब लास्ट चीज है रिपब्लिक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो सबसे टॉप पोजीशन पे जो व्यक्ति है वो है हमारे देश के प्रेसिडेंट। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ आवर कंट्री, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश पे कोई भी रानी या राजा नहीं राज करता। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे देश में है
ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, वहां के जो सबसे टॉप मोस्ट पर्सन है वो है ब्रिटेन की क्वीन। लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है, हमारे देश में जो सुप्रीम पर्सन है वो है देश के प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक नॉट रूल्ड बाय एनी किंग और क्वीन। तो हमने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया ऑब्जेक्टिव, कि देश होगा सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इट हैज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द सिटीजंस गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया है अपना, कि हर एक सिटीजन को जस्टिस मिले और उसकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड रहे। The Indian Constitution is seen as a means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, वो आगे की सोच वाला स्टेप है, जिसके बेसिस पे एक सोसाइटी एस्टैब्लिश की जा सकती है जहाँ पे सोशल जस्टिस हो, मतलब भेदभाव ना हो और सब समान हो, सब इक्वल हो, कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक वो तरीका है जिससे ये इस तरीके की सोसाइटी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से और एग्जैक्टली 26 नवंबर 1949 को लिख के जो ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो चुका था, ठीक है। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी, अब इसको ध्यान से देखिए, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन पास किया था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता कि कांग्रेस को ज्यादा, हमारे देश को ज्यादा कंट्रोल मिलता गवर्नमेंट चलाने के लिए, लेकिन जो रानी राजा होती वो ब्रिटेन की वो बनी रहती, मतलब रानी राजा ही कंट्रोल करता लेकिन हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता। लेकिन 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने बोला बस अब जो है हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और आप यहां से चले जाओ, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी वांट पूर्ण स्वराज। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन वो पास हुआ, वो इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950, और ये बन गया आपका रिपब्लिक डे, ये बन गया हमारे देश का रिपब्लिक डे। तो ये है संविधान दिवस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी 1950 का जो दिन है, जो ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए, हिस्टोरिकल डे है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। अब आपसे कोई भी पूछे कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आप गौरव से, आप प्राउड से बोल सकते हैं कि इसी दिन हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, इसी दिन हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। And since then the government has been working on accordance with the principle of constitution। और उसी दिन से जो देश की गवर्नमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, वो कोई भी चीज, कोई भी एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं ले सकती। In this chapter we will take a brief overview of the wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in political process and steps that have been taken to establish social justice and equality। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वाइड रेंजिंग नेचर क्या है इंडियन डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, वो चेंजेस जो इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेस में हुए हैं दोस्तों, और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे देश ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो डेमोक्रेसी मैंने दोस्तों आपको बताया, अगर हम देखें कि दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 1887 में ही फुल्ली डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। ब्रिटेन का राज था वहां पे, ब्रिटेन को वहां पे हराया गया था उनकी ही आर्मी के द्वारा, और उसके बाद में उन लोगों ने अपने आप को एक डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। लेकिन इंडिया का केस इतना इंटरेस्टिंग क्यों है दोस्तों? वाई इंडियाज केस इज सो इंटरेस्टिंग? बिकॉज इंडिया जो है यूएस की पॉपुलेशन का 5 टाइम्स है, ठीक है। यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है लगभग, ठीक है।
तो इतनी बड़े जो देश में इलेक्शन कराना कितना बड़ा टास्क होता है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टास्क होता है ये। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि पहली बार जब हमारे देश में बोला गया था कि हम इलेक्शन कराएंगे, हम इलेक्शन करेंगे, तो लोग हंसते थे हम पर। ब्रिटेन वाले हंसते थे, बोलते थे ये अनपढ़ लोग भी इलेक्शन करेंगे, हो सकता है क्या? उन्हें पॉसिबल ही नहीं लगता था, वो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। वो ये कहते थे कि ये जो कंट्री है वो टूट जाएगी 5 साल में, 10 साल में। वो कहते थे कि ये कंट्री एक बनी रह ही नहीं सकती, इसका अस्तित्व ही बना नहीं रह सकता, ये अलग थलग हो जाएगी। और आज जो 75 साल बाद भी हम लोग एकजुट हैं, जो हम लगातार हर 5 साल में इलेक्शंस कराते रहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकारें बदलती है, ये उन सारी ताकतों के मुंह पर तमाचा है। ये हमारे देश की पावर है, ये हमारी देश की असल पावर है कि इतने साल बाद भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस करा रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, चेंज भी हो रही हैं, तो पीसफुल तरीके से हो रही हैं, कोई हंगामा नहीं हो रहा, कोई दंगे नहीं हो रहे। तो देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी पे बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं। डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इंप्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। अब रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? जैसे देखिए, आप अपने यहाँ का एमएलए इलेक्ट करते हैं, आम बोलचाल में हमें उसे कहते हैं आमदार, ठीक है, मराठी में उसे अक्सर कहा जाता है आमदार। तो अगर हम लोग एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है असेंबली में, तो असेंबली में जाके जो हमारे मुद्दे हैं वो व्यक्ति एमएलए वहां पे जाके हमारे मुद्दे उठाएगा। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख 3 लाख लोग हो सकते हैं, लेकिन हम 2 से 3 लाख लोग रोज असेंबली में जाके असेंबली अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ना हमारे पास में उतनी एनर्जी है, ना उतनी पावर है, ना उतना टाइम है, ना उतना पैसा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं जो हमारे मुद्दे वहां पे लेके जाता है। अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो व्यक्ति वहां पे जाके मेरा रिप्रेजेंटेशन करे, इसे ही रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि इंटीग्रेट करना जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना। सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, सही मायनों में डेमोक्रेसी लोगों के दुनिया में, लोगों के जीवन में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। वंस दिस इज डन, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी। अकॉर्डिंगली, द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया के लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में भी, मतलब मैंने आपको देखिए बताया, लोकसभा का भी इलेक्शन होता है, हम वोट डालने जाते हैं। असेंबली इलेक्शन होता है, हम लोग वोट डालने जाते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन जो कि महाराष्ट्र में अभी कुछ समय में होने वाला है, नवंबर मंथ में ही। लोकल बॉडी क्या होता है देखिए दोस्तों, अब आपने देखा दिल्ली के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, एमपी के इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन। फिर होते हैं विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं एमएलए के इलेक्शन, स्टेट लेवल, ठीक है। अब तीसरा होता है लोकल बॉडी इलेक्शन। अब इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आते हैं। अब आपने सुना होगा बीएमसी, बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर आपने सुना होगा थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारी लोकल बॉडी होती हैं जहां हम लोग कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट करते हैं और वो जाके हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट होता है? कॉर्पोरेटर्स। और यहाँ पे आपने देख लिया एमएलए, यहाँ पे हो गया एमपी। तो हर जगह पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को रेज करने के लिए। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो फ्री और फेयर इलेक्शन, फ्री मतलब क्या कि किसी पे कोई बोझ नहीं है कि तुम्हें इसे ही वोट करना है, यू आर फ्री टू वोट एनीवन यू लाइक। और फेयर इलेक्शन मतलब कि उस इलेक्शन में कोई धोखेबाजी नहीं हो रही, धोखाधड़ी नहीं हो रही, फेयर तरीके से और फ्री तरीके से इलेक्शन हो रहा है। ये ही इंडिया की डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है सक्सेस का। इंडिया The increasing participation of people in the political process and political competition shows that India's democracy has become successful to a great extent. तो इंडिया के लोगों का जो पार्टिसिपेशन है
वो बढ़ रहा है इलेक्शन में। हमारे पहले इलेक्शन में दोस्तों जब 1951 में, अक्टूबर 1951 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, आप जानते हैं कि 32 करोड़ उस टाइम पे वोटर्स थे, 32 करोड़ वोटर्स थे, जो आज अमेरिका की पॉपुलेशन है। और 2024 लास्ट जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें आप जानते हैं कितने वोटर्स थे? उसमें वोटर्स थे 97 करोड़। तो इतना जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा है, काफी हद तक बढ़ा है पार्टिसिपेशन। और पॉलिटिकल पार्टीज भी हजारों हैं, 4000 तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही। तो ना सिर्फ वोटर्स बढ़े बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बढ़ी हैं। तो वही बता रहा है हमें कि द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है, पॉलिटिकल कंपटीशन जो बढ़ा है, वो बताता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत हद तक सक्सेसफुल है। अब देखते हैं दोस्तों राइट टू वोट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मैं आपको बताता हूं क्यों। तो राइट टू वोट मतलब क्या होता है कि आपके पास में अधिकार है कि आप वोट कर सकते हैं। अब ये अधिकार इतना खास क्यों है? ये अधिकार इतना खास इसलिए है क्योंकि आजादी के पहले 1947 के पहले की बात है, इंडिया में बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शंस थे। औरतें वोट नहीं कर सकती थी, अनएजुकेटेड लोग वोट नहीं कर सकते थे, जिनके पास में लैंड नहीं है वो वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हु कैनॉट वोट, विमेन कैनॉट वोट, अनएजुकेटेड कैनॉट वोट, लैंडलेस पीपल कैनॉट वोट। अब बचा ही कौन? कौन बचा आप बताइए? देश की जो है एजुकेशन रेट थी 14%, इतना इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया था, सिर्फ 14% थी। तो बचा ही कौन? जमीन किसके पास है? औरतें वोट नहीं कर सकती, कौन बच गया? लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ ये सारी कंडीशंस को हमने कैंसिल कर दिया, दिस इज नॉट वर्किंग, हमने सीधे कह दिया 21 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है, बी इट मैन और वुमेन, कैन वोट इक्वली। और ये ही सबसे खास बात थी जिस वजह से हमने देखा 32 करोड़ वोटर्स थे हमारे पहले ही इलेक्शन में। तो ये खास बात थी। 21 इयर्स के ऊपर जो भी व्यक्ति होगा, बी इट मैन और वुमेन, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, लैंडलेस और लैंड ओनिंग, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और हमने उन्हें वोट करने का चांस दिया। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? यूनाइटेड स्टेट्स के पहले इलेक्शन में आप जानते हैं यही सारी कंडीशंस जो यहां पे लिखी गई है, पहले इलेक्शन में उनकी यही सारी कंडीशंस थी। और उसमें इन्होंने ब्लैक्स को भी जोड़ दिया था कि ब्लैक व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। ब्रिटेन के पहले इलेक्शन में भी यही सारी कंडीशंस थी। लेकिन इंडिया ऐसा पहला देश था जिसने सारी कंडीशंस को उखाड़ के फेंक दिया और हर वो व्यक्ति जो 21 साल के ऊपर है वो वोट कर सकेगा, ऐसा प्रोविजन हमने बनाया। आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था वोट करने के राइट का अडल्ट्स के लिए। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सेवरल प्रोविजंस एग्जिस्टेड व्हिच रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट। ये देखिए बहुत सारे प्रोविजन थे जो एग्जिस्ट करते थे, जो राइट टू वोट को रिस्ट्रिक्ट करते थे, बहुत चैलेंज करते थे। ऑल सच प्रोविजंस वर कैंसल्ड। देखिए मैंने भी कैंसिल कर दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसे कैंसिल कर दिया, नकार दिया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नकार दिया इसलिए मैंने भी यहाँ पे इसे कैंसिल कर दिया। The Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above the age of 21 years. तो जैसा हमने डिस्कस किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे जो है प्रोविजंस को कैंसिल कर दिया और अडल्ट सफरेज मतलब वोटिंग का राइट हर एक व्यक्ति को दिया जो 21 ईयर्स के ऊपर है, मैन हो या वुमेन हो। The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave popularity of political participation to young generation in India. और बहुत बाद में जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे, तो उसी तरीके का एक इम्प्रूवमेंट आया कि 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया वोटिंग एज को। मतलब 1989 में चेंज आया, 1989 में चेंज आया कि 21 ईयर्स से वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया 18 ईयर्स के। मतलब पहले आप 21 ईयर्स में वोट कर सकते थे, अब आप 18 ईयर्स के होंगे तो भी वोट कर सकते हैं। तो सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन्हीं प्रोविजंस ने इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बना दिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। तो इंडिया के पास में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के कंपैरिजन में। तो ये एक आंसर भी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीजें
कि बहुत सारे प्रोविजंस थे, औरतें वोट नहीं कर सकती थी, अनएजुकेटेड वोट नहीं कर सकते थे, लैंडलेस लोग वोट नहीं कर सकते थे, और ये ब्लैक्स वाला प्रोविजन यूएस में था। तो बहुत सारे प्रोविजंस थे जिन्हें सभी को कैंसिल कर दिया गया, और जो भी व्यक्ति 21 साल के ऊपर की एज का है सभी को वोट करने का राइट दिया गया। और इसके बाद में जो 21 ईयर्स की एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स में। तो इसीलिए ऐसा करने पे क्या हुआ, ये सारी चीजें करने से क्या हुआ कि जो इंडिया की वोटिंग पॉपुलेशन थी वो सबसे बड़ी थी, सबसे ज्यादा थी दुनिया में, इसलिए इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव, as new political parties are emerging with the active support of young voters. These parties represent various expectations of people and compete in the political sphere. तो ये चेंज सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि अब जनता जानती है, जनता इंफॉर्मेटिव है, वो अपने डिसीजंस बनाती है काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके। और काफी सारी यंग पार्टियां भी आ रही हैं जिन लोगों को, यंग लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट है। These parties represent various expectation of people and compete in political sphere. तो ऐसी पार्टियां बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस को लेकर चलती हैं और उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करती हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन को हम लोग पहले समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर सब सेंटर के पास में। तो एक जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से नहीं चल सकती। कुछ पावर सेंटर्स के पास होती हैं, कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं, कुछ पावर्स जो होती हैं वो एकदम लोकल लेवल पे है, जो लोकल बॉडीज हमने देखी, ग्राम पंचायत हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, उनके पास होगी। क्योंकि सारी पावर्स अगर टॉप पे हो गई तो लोकल लेवल पे जो है एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप अपने स्कूल की सोचिए, अगर आपके स्कूल की सारी पावर्स जो हैं एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई, समझिए आपके प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम के हाथ में आ गई, तो सारे लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति अच्छे डिसीजंस ले, या हो सकता है कि वो व्यक्ति उतने अच्छे डिसीजंस ना ले। तो चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पे होने चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। कुछ पावर स्टेट के पास में होंगी, कुछ पावर सेंटर के पास में होंगी, कुछ पावर्स लोकल बॉडी के पास में भी होंगी। ठीक है, तो पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करेगा? मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करेगा। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर होगी तो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए, एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर है, किस तरीके से विनाश होता है अगर एक ही व्यक्ति डिसीजन लेगा सारे। तो इसलिए मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और ये अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है, उसमें प्रोविजन है decentralization of democracy के लिए। One such important provision is regarding empowering the local self-government, making genuine democratic governance a reality। एक प्रोविजन क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को एम्पावर करना, उनको पावर देना जो डेमोक्रेसी को सही मायनों में ग्रास रूट्स तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, और वन सच इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। अब दोस्तों अमेंडमेंट्स क्या होता है, ये हमारे लिए नया वर्ड आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिक्स नहीं होता कि 1947 में बना दिया, अब 1947 से 2025 तक वैसे का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। समाज में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं, समाज में बदलाव होते हैं, और उन बदलाव को रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए जाते हैं, एडिशंस लाए जाते हैं, इंप्रूवमेंट लाए जाते हैं, तो उसे अमेंडमेंट हम कहते हैं। तो देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट ने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। 1992 ईयर में आए थे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो 73rd अमेंडमेंट ने रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया
और 74th ने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब क्या, हर 5 साल में इलेक्शन होने ही होने हैं, पहले नहीं होते थे, अब फिक्स है कि होना ही होना है। मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए भी 5 साल में इलेक्ट होगा, सरपंच या फिर जो मेयर है, कॉर्पोरेटर है, सबको इलेक्ट किया जाएगा हर 5 साल में। फिर इन्हें एक बजट दिया जाएगा, उन्हें फंड्स दिए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है रोड्स बनाना, पॉट होल्स फिल करना, ठीक है, या सारी फैसिलिटीज देना। तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, फंड्स, पैसे चाहिए रहेंगे, तो पैसे मिलना भी उनका अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया। तो देखिए रूरल में क्या होता है, आपने सुना होगा ग्राम पंचायत, बहुत फेमस वेब सीरीज भी है। तो सबसे पहला लेवल होता है ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल पे काम करते हैं। फिर होता है पंचायत समिति, मतलब कुछ गांवों को मिला के क्या बनता है, एक ब्लॉक, और ब्लॉक के लिए होती है पंचायत समिति। और फाइनली बहुत सारे ब्लॉक्स को मिला के बनता है जिला परिषद। ये आपने सीखा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ये होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब आते हैं हम लोग अर्बन में, 74th अमेंडमेंट में। तो अर्बन में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं महानगर पालिका। जैसे आपने सुना होगा बीएमसी, आपने मीरा भाईंदर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भिवंडी की, नासिक की, पुणे की, ये होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन सिटीज के लिए जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs। अब इसके बाद में आता है म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका आता है, नगर पालिका जहां की पॉपुलेशन 20K से लेके 10 लाख तक हो। और फाइनली आता है नगर परिषद, जहां की पॉपुलेशन लेस देन 20K हो। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट चीज आपने सीख ली। ये होते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। तो इन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, जिससे इनकी पावर्स बढ़ गई, ये पावरफुल बन गए एक्शन लेने के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों इसके पीछे। तो देखिए वी एज अ सिटीजन आर द ओनर्स, ठीक है। जो भी पॉलिटिशियंस के पास में पावर होती है वो हमारे वोट के वजह से होती है। इट इज बिकॉज ऑफ वी डिसाइड टू वोट, वी वोट दैट दे गेट द पावर, वरना हमारे वोट के बिना वो असेंबली में नहीं जा सकते, वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमारा अधिकार है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो हमारे तरफ अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, राजस्थान के राजसमंद छोटे से गांव में हमको लेके जाती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम लोग देखते हैं कि वो स्टोरी क्या है। तो 1990s में राजसमंद करके एक छोटा सा गांव था। अब वहां पे क्या होता है कि कुछ मजदूर जो हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि फुल टाइम काम करके भी हमें हाफ टाइम की सैलरी मिल रही है, या हमारे अटेंडेंस जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही। तो वो डिमांड करते हैं अपने ऑफिसर से कि जिस रजिस्टर में, जिस मस्टर रोल में आप ये सारे डेटा फिल कर रहे हो, वो डेटा हमें देखना है कि पूरा टाइम काम करके भी हमें आधे टाइम की सैलरी क्यों मिल रही है। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो सैलरी दिखाने से, वो अटेंडेंस दिखाने से डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ब्रिटिशर्स का एक रूल था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1924, हम आपको ये डेटा नहीं दिखा सकते क्योंकि अंग्रेज कोई कानून बना के गए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसने और मजदूरों ने, किसानों ने मिलकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव हमारे देश में आया कि हमारे देश को मिला RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास में, वैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट था जो कि 2005 में हमारे देशवासियों को मिला। तो आइए देखते हैं, सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन का एम्पावरमेंट, हम जो आम नागरिक हैं वो अच्छे से रहें, ये एक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेमोक्रेसी की। It is necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए कि सिटीजन और गवर्नमेंट इंटरैक्ट कर सकें। देखिए मैंने ये जो होते हैं
एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं और जो कॉरपोरेटर होते हैं। एमपीज और एमएलए क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं, ये कानून बनाते हैं। ये जो है एमपी, ये पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। एमएलए ये पूरे कंट्री के लिए बनाएंगे कानून, ये पूरे स्टेट के लिए कानून बनाएंगे। और कॉरपोरेटर जो है वो हमारी बातें सुन के, हमारी कंप्लेंट सुन के उन पे एक्ट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो कानून बनाएंगे उसके लिए इन्हें सिटीजन्स से भी बातचीत करनी पड़ेगी, उनका भी ओपिनियन जानना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि दोनों में इंटरैक्शन बना रहे। तो increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and in building a relationship or trust between them. तो जब increased communication होगा, बातचीत होगी, तब क्या होगा, ट्रस्ट भी बनेगा और डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी। Citizens have a right to know about the functioning of government. सिटीजन्स के पास में अधिकार है कि वो जाने कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उनका जो टैक्स का पैसा है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कहीं उसका कोई गलत यूज तो नहीं हो रहा, या मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो किस तरीके से उपयोग हो रहा है। ये सारी जानकारी जानने का एक सिटीजन का अधिकार होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन लाया ताकि अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, मतलब बीच में कोई पर्दा ना हो, कोई बात छुपी ना रहे, सारी चीजें सिटीजन्स को पता चलती रहें। और ये चीजें क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या है, यही ये हॉलमार्क है, मतलब ये बताते हैं, ये स्टैंडर्ड है एक अच्छे गवर्नेंस का, अच्छी तरीके से देश को चलाने का। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन ने गवर्नमेंट को और ट्रांसपेरेंट बनाया है और एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी, मतलब अब कुछ छुपा के नहीं रख सकते। अब हमारे सिटीजन्स के पास में क्या अधिकार है कि एक 10 रुपए का फॉर्म भर के या 10 रुपए का यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट करके हम लोग ऑनलाइन जाके कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं और उन्हें वो इंफॉर्मेशन हमें देनी ही पड़ेगी। अदरवाइज वो उनके ऊपर, जो भी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखा है उसके ऊपर डेली बेसिस पे 30 दिन के बाद फाइन का प्रोविजन है। After the year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. साल 2000 के बाद में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तरफ जो हमारा नजरिया था वो बदला। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज राइट्स ऑफ सिटीजन। तो जैसे कि हमारे पास में राइट टू प्रैक्टिस और रिलीजन है, मतलब हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस तरीके से काफी राइट, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हैं उन्हें भी सिटीजन्स का राइट कंसिडर किया जाने लगा। Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security. These rights have strengthened the democracy in India. इसी तरीके से citizens को right to information मिला, right to education मिला, मतलब कि हर 6 साल से बड़े बच्चे को एजुकेशन का राइट है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन का राइट है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। और राइट टू फूड है, मतलब कि हर एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को हर महीने में 5 किलो राशन, जो राशन की शॉप है वहां से फ्री में मिलने का राइट है। These rights have strengthened democracy in India. इन राइट्स ने ही हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। अब राइट बेस्ड अप्रोच इन द डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से प्रोग्रेस वाज मेड टुवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया। काफी सारी प्रोग्रेस हुई इंडिया को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. लेकिन इस प्रोसेस में सिटीजन्स को बेनिफिशरीज कंसिडर किया जाता है, मतलब हाँ हम दे रहे हैं, ठीक है, इन्हें मिल रहा है उतना ही बहुत है, इस तरीके का एक अप्रोच था। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ सिटीजन। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में जब से हमने अपनी आवाज उठानी शुरू की, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये जताना शुरू किया कि हमें ये राइट मिलने चाहिए, तब से डेवलपमेंट और जो है ये सारे जो डेवलपमेंट है उन्हें हमारा राइट समझा जाने लगा, ना कि हमारा बेनिफिट। तो जैसे आपने देखा कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में जो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा जो प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन आया। आपने सुना होगा 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन, तो उससे भी आया था लोकपाल। लोकपाल क्या होता है, करप्शन केसेस जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, उसमें जांच करते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, तो डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा राइट
कंसिडर किया जाता है, ना कि बेनिफिट। इन योर ओपिनियन हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के रिलेशन को चेंज करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये पार्ट 1 था दोस्तों हमारे वीडियो का। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की पहली अपडेट आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।